अच्छा गुरुजी, एक तो आप जब 47 का पार्टीशन हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, उस वक्त दिल्ली में थे और चीफ इंजीनियर के ऑफिस में आप काम करते थे। एक तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पार्टीशन की तरफ जो स्थितियां हमें ले गई, तो क्या आपको ये था अंदेशा कुछ साल पहले 46 में या 45 में कि पार्टीशन हो जाएगा? तो उस समय पे 45 या 46 में किस तरह की बातचीत आप लोगों के बीच में देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे, और फिर वो कैसे 47 तक पहुंचा? तो एक तो उसके बारे में शुरू में बताएं गुरुजी, वो माहौल कैसे बनना शुरू हुआ 47 के लिए? ये जो 47 का माहौल है, ये भारतवर्ष के अंदर दो शक्तियां काम कर रही थीं। एक शक्ति का नाम तो था मुस्लिम लीग, जिन्ना, लियाकत अली, ये इसको चला रहे थे सारे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका सबसे बड़ा केंद्र था। और दूसरा ये था कि जहाँ मुसलमान इलाके थे, जैसे नवाखाली है, वहाँ वो नरसंहार हुआ इतना तगड़ा। गांधी जी जब पहुँचे वहाँ, तो गांधी जी के पहुँचने पर शांति हुई, नहीं तो वहाँ जो मुस्लिम्स थे वहाँ के, जिसको आज बांग्लादेश बनाया है, यहाँ मुसलमानों का बाहुल्य था, हिंदू थोड़े थे, उन्होंने नरसंहार करना शुरू किया। और गढ़मुक्तेश्वर पर मेला लगता था बड़ा भारी। आज भी वो कुंभ के बाद अगर सबसे बड़ा मेला हिंदुस्तान का है तो गढ़मुक्तेश्वर का है। गढ़मुक्तेश्वर के मेले में मेला तो होता है गंगा जी का, इसलिए हिंदू जाते हैं, लेकिन जो दुकानें थीं, कारीगर थे, खिलौने बनाने वाले, ढोलकी बेचने वाले, ये ज़्यादातर मुसलमान थे जो लकड़ी का सारा काम करते थे। तो दुकानें मुसलमानों की बहुत होती थी। अमरोहा का मुसलमान तो ढोल के जो बना के लाता था, बच्चों से लेकर बड़ी तक। तो जितनी भी दुकानें ढोलक बेचने वालों की थीं, वो तो ज़्यादातर उसमें से 99% दुकानें मुसलमानों की होती थीं। इसी तरह लकड़ी के खिलौने जो थे, मुसलमान बहुत अच्छे बनाते थे। तो वहाँ उन्होंने नारा दिया, मुसलमानों को मारो। गंगा जी का पानी लाल हो गया बिल्कुल। और ये जो रोहतक के लोग थे, बड़े तकड़े, तो इन्होंने वो मारकाट मचाई वहाँ, शायद कोई भी मुश्किल से ही मुसलमान बचा हो, और मुसलमानियों को उठा उठा के ले गए। तो हिंदुस्तान के अंदर जो इतनी मारकाट हो रही थी कि मुसलमानों के इलाके में हिंदू को मारा जा रहा था, हिंदू बाहुल्य में मुसलमानों को मारा जा रहा था। दिल्ली के अंदर भी ऐसे ही था। दिल्ली के अंदर ये हाल था कि तुर्कमान दरवाजे की तरफ कोई हिंदू अगर चला जाए तो वापस लौट कर नहीं आ सकता था। और इधर सीताराम बाज़ार बिल्कुल कट्टर हिंदुओं का मोहल्ला था। सीताराम बाज़ार में से गलती से अगर कोई मुसलमान निकल जाए और पहचान लें मुसलमान है, तो निकल कर नहीं जा सकता था। तो ऐसे ही माहौल दिल्ली के अंदर जो है, ये 1946 में बनना शुरू हो गया था। वैसे तो 45 में वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुई थी, उसके बाद ही हिंदुस्तान की आज़ादी का मामला ज़्यादा चल पड़ा था। वर्ल्ड वार ख़त्म होते ही हो गया था, भाई अब हिंदुस्तान, अंग्रेज़ छोड़ना पड़ेगा हिंदुस्तान को, क्योंकि वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ पर इतना कर्जा हो गया है, इतना कर्जा हो गया है कि वो उपनिवेशों में जहाँ जहाँ उसका राज्य में फ़ौजें रखने के योग्य नहीं हैं। तो अंग्रेज़ को भागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सूनर और लेटर। तो उसके लिए माहौल शुरू हो गया था हिंदुस्तान में कि आज़ादी का आंदोलन शुरू करो। वैसे तो सन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, चाहे आप कोई गांधी को आज ट्रैक वो नहीं दे रहे लोग श्रेय कि गांधी ने नहीं, क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान के क्या, वर्ल्ड के अंदर भी कोई आदमी नहीं चला सका जो हिंदुस्तान का जो आंदोलन चला था 1942 का। तो 1942 में तो खैर हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल मेरठ में बेगम ब्रिज पे हम पढ़ते थे। लेकिन बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता था। बच्चों का काम, कई काम थे बच्चों के। एक तो ये काम था कि जो टोडी बच्चे हैं, यानी अंग्रेज़ की जूती चाटने वाले, उनको टोडी बच्चा कहता।
कि टोली बच्चों के घरों पर जाकर, उनकी कोठियों पर जाकर वहाँ स्यापा करो, हाय हाय टोली बच्चा, हाय हाय टोली बच्चा, हाय हाय। और दूसरे ये था कि टोली बच्चा जब कोई यहाँ से जाए तो जो टोप ओढ़ते थे अंग्रेजी टाइप के, उस टोप को किसी तरह, तो हम ये करते थे कि अगर तार डालें तो करंट आ जाएगी बिजली की, तो तार की बजाय सुतली डालते थे लंबी, या पतंग उड़ाने वाला मांझा डालते थे और उसके कांटा लगा लेते थे उसमें। और जो टोप गुजरने वाला किसी तरह जाकर के, बच्चे स्कूल बच्चों का यही काम दिया था, तो किसी तरह से उसके टोप में जाकर के एक बार फंसा दिया और खींच लिया, ऊपर को खींच गया तो ऊपर होता था बिजली के तार के ऊपर से हम वो अपना लाते थे, उसमें करंट नहीं आते थे। तो एक टोप उतार के लाओ, 1 पैसा मिलता था, 1 पैसे की 1 कचौड़ी आ जाती थी आराम से। तो बच्चों को ऐसे कामों में लगाया हुआ था। लेकिन जो और ज़रा बड़े सीनियर बच्चे थे 9वीं 10वीं क्लास के, उनका काम ये था कि सरकारी बिल्डिंगों में पोटेशियम परमैंगनेट और उसके अंदर ग्लिसरीन ये मिला करके एक ग्रुप रखा था। डाक खाना था, डाक खाने में आसानी से चिट्ठी लेने जाओ और वहाँ पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन वो लगा कर रखे आओ। और दूसरा ग्रुप जाता था, वो उसके ऊपर चीनी डालता था तो एकदम धुआं उठ के आग लगने लग रही थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट बिल्डिंगों में आग लगाने का काम भी बच्चों को दिया हुआ था, स्कूल के बच्चों को। ये काम स्कूल के बच्चे करते थे 1942 के आंदोलन। तो बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन चला था। खैर मैं तो 1945 पे आ रहा हूँ कि 1945 में जब हिटलर ने सरेंडर कर दिया और अंग्रेज़ लोग जीत गए, तो यहाँ से अमेरिकन जाने शुरू हुए, जो मर्सिनरी कहलाते थे, किराए पर लड़ने वाला। अमेरिकन्स जो थे वो अंग्रेज़ से किराए पर लड़ते थे। इतना डबल रोटी, इतना मक्खन, इतना मीट, इतना वो अगर हमारे बैरक में पहुंच जाएगा तो हम बैरक से बाहर निकल के आएंगे, अगर नहीं पहुंचेगा तो हम बैरक में पड़े, चाहे गोलाबारी से तुम्हारा सारा तबाह हो जाए। तो मर्सिनरीज थे वो अमेरिकन। 1945 में ये मर्सिनरीज जाने शुरू हुए। तो 1945 में मर्सिनरीज के बड़े बड़े मकान थे, उनको जो दिए हुए थे, लोधी रोड में सारे मकान हैं, वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट को अलॉट किए गए। हम भी 7/96 में हमारे चाचा जी को अलॉट हो गया। बहुत बड़ा मकान था अमेरिकनों का। और उनका था कि जो सामान उनका अमेरिकन का रखा था उस पर होता था कि जैसा एज इट इज़, उस पर कीमत लिख दिया और ये लिख दिया कि ऐसे कैसे, बिना उसके अगर चाहते तो उठा के ले जाओ, कीमत जमा कर जाओ। वहाँ अमेरिकन जा रहे थे, वैक्यूम क्रिएट हो रहा था सारा। उस वैक्यूम क्रिएट में ये हो रहा था कि हिंदू मुसलमानों को मौका मिल गया था। तो जैसा मैंने बताया कि लाल कुआं और तुर्कमान दरवाज़ा ये ऐसे ख़तरे के सामने थे कि जहाँ कोई नहीं जा सकता था। उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने ये कर रखा था कि जो त्यौहार आते थे तो त्यौहार पर राशन कार्ड में चीनी दुगनी मिलती थी और आपको मिलेगी महीने के अंदर आधा किलो चीनी। तो जिस महीने में त्यौहार आया, जन्माष्टमी आया, कोई आया, तो उसमें 1 किलो मिल जाएगी। तो हिंदुओं के त्यौहार बहुत होते हैं, मुसलमानों के कम होते हैं। तो हिंदुओं को चीनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो जन्माष्टमी के पास मिठाई बनाते हैं, उसके लिए मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि तुम जा कर के और जो तुर्कमान दरवाजे में हमारे PWD में हमारे साथ काम करने वाले लोग मुसलमान वर्कर हैं, उनके पास जा कर के उनसे जो एक्स्ट्रा चीनी मिल रही है वो ले आओ जा कर के। तो मेरा छोटा भाई चला गया, लेकिन उसने गड़बड़ी क्या की कि वो अंधेरा होने तक से पहले लौटने की बजाय तुर्कमान दरवाजे से थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया, वो वहीं देर हो गई। तो राव मोहम्मद यूनिस जो थे वो इस इलाके के इंचार्ज थे। तो मुसलमानों ने मेरे भाई को पकड़ा, जो कि कुर्बानी का बकरा आ गया, कुर्बानी का बकरा आ गया। राव साहब ये कुर्बानी का बकरा आ गया, आप अपने हाथ से इसको कुर्बानी दीजिए। अब भाई मेरा घबरा गया, 8वीं 9वीं में पढ़ रहा है। तो राव मोहन कहने लगे, कहाँ से आया तू, कहाँ रहता है? कि जी मैं वहाँ अहल्याबाई रोड पर रहता हूँ। क्या नाम है तेरा? बलजीत सिंह सिन्हा। अरे एक सिन्हा हमारे PWD में काम करता है, तू जानता है उसको? क्या नाम है? हिम्मत सिंह सिन्हा।
कि जी वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे चीनी अरे मरने के लिए तुझे भेज दिया। वहीं दफ्तर में PW वहीं कह देता दफ्तर में कि थोड़ी सी चीनी भिजवा तो हम दफ्तर में ले आते। उसने, वो मुसलमान थे 2-3, उनको कहा कि इसको तुर्कमान दरवाजे के बाहर जो मिंटो रोड से सड़क आती है, जहाँ कि इधर हिंदुओं का बाहुल्य है, इधर मुसलमानों का, वहाँ तक इसको छोड़ के आओ, चीनी दे के आओ। तो ऐसी हालत थी कि छोड़ते नहीं थे वो, कोई भी फंस जाए फ़ौरन कुर्बानी दे। और इधर ये हालत थी सीताराम बाज़ार में, पजामा पहन के कोई निकले तो समझते थे मुसलमान जा रहा है। वैसा पजामा, खुला पजामा पहन के जाए तो कोई बात नहीं, अगर वो तंग पजामा पहन के जाए तो पकड़ लो, देखो इसको नंगा करके देखो, मुसलमान तो नहीं है ये। क्योंकि मुसलमानों को करवाते हैं ना रस्म मुसलमानी, तो पता लग जाता है, वो आगे से लिंग थोड़ा कटा हुआ होता है। तो अगर उन्होंने देखा कि वो नंगा, दिखा तो मुसलमान तो नहीं, पजामा तो तूने पहन रखा नहीं जी, मैं तो, दिखा खोल। और अगर देखा कि वो मुसलमानी हुई है तो बस फिर छुरा पे निकल कर नहीं जा सकता था। तो ऐसी हालत में ये लग रहा था कि अब हिंदू और मुसलमान, मुझसे 46 का जो नवाखाली में जो कत्लेआम हुआ हिंदुओं का, गांधी जी पहुंच गए तो बच गए, नहीं तो वहाँ लाखों हिंदुओं की, उन्होंने सैकड़ों हिंदुओं को खून बहा दिया था वहाँ। तो उस समय लगने लगा था कि हिंदू और मुसलमान अब इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि जिन्ना और लियाकत अली ये कह रहे थे कि, और इधर यहाँ जो हमारे हिंदू महासभा के आदमी थे वो कहते थे कि मुसलमान और हिंदुओं से कोई मेल नहीं है, कभी होने से हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। पेशावर के अंदर ये हुआ कि मुसलमानों की सरकार बनी, वहाँ तो फ्रंटियर में मुसलमानों की सरकार नहीं बनी। फ्रंटियर गांधी जो थे, खान अब्दुल गफ्फार खां, वो कांग्रेसी थे कट्टर। तो पेशावर के परली तरफ जो है वहाँ तो, लेकिन पंजाब में मुसलमानों की सरकार बन गई। अब ये हो गया भाई, पेशावर की तरफ तो मुसलमानों की बनी, कांग्रेस की बनी, और इधर पंजाब में, मुल्तान में, ये सारी सिंध में ये मुसलमानों की प्रांतीय असेंबलियाँ बन गई सारी से। तो उसको भी मजबूर किया गया कि तुम अपनी सरकार को तोड़ करके इसमें किसी में मिलाओ, या फिर अफ़गानिस्तान के साथ मिल जाओ जा कर के। तो उन्होंने फिर यही सोचा कि जो इलाका गैर कहलाता था, गैर इलाका, अंग्रेज़ भी इसको, क्योंकि पठानों का इलाका था, तो उसको उनका ऐसे ही छोड़ दो इसको, बाद में अगर कोई हिंदुस्तान बट गया तो देखी जाएगी, नहीं बटा तो इन इलाकों में यह हालत थी कि हिंदू कोई रह नहीं सकता था। तो 1946 नवंबर में एक सभा बनाई। उस सभा में नवंबर में ये कर दिया कि हिंदुस्तान को बांटना ही ठीक है। अब 46 में ये रेजोल्यूशन पास हो गया था, नवंबर 46 में। उसके बाद डिमार्केशन शुरू हुई कि जिन इलाकों में, पहले तो ये हुआ कि राज्य जो है, प्रांत या प्रदेश जो है, वो इकाई माना जाएगा। तो जैसे पंजाब पूरा प्रांत है, मुसलमानों की असेंबली बन गई है, तो पूरा पंजाब पाकिस्तान में जाएगा। इसी तरह बंगाल, लेकिन फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे आदमियों ने कहा कि नहीं, राज्य को नहीं माना जाएगा, ज़िले जो हैं वो माने जाएंगे, इकाई ज़िले माने जाएंगे। जैसे हरियाणा और पंजाब के बंटवारे में हुआ कि ज़िले माने जाएंगे, तो बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग ज़िले पंजाब में कंटिक्यूटी के कारण मिल गए कि पंजाबी ज़िलों के बीच में आ गए, हिंदी के ज़िले तो चले गए। तो उन्होंने कहा इस तरह ज़िलों के हिसाब से करो, तो आधा पंजाब उन्होंने बचा लिया। ये लोग जो थे उसमें ख़ास तौर से पूरी, वैसे तो हिंदुओं के लीडर थे, लेकिन ज़्यादा रोल वहाँ इनका था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, कि इन्होंने पंजाब को भी बचा लिया और बंगाल में से भी आधा बंगाल बचा लिया। तो ये सारी डिमार्केशन हुई। 1947 के अगस्त तक डिमार्केशन होती रही सारी। असेंबलियाँ वही रही। मुस्लिम लीग ने वो जीत लिया था वहाँ चुनाव, बंगाल में मुसलमानों ने चुनाव जीत लिया था, बाकी दूसरी जगह कांग्रेस की सरकारें बन गई थी। हिंदुओं की कोई सरकार नहीं बनी थी, हिंदुओं का कोई लीडर भी नहीं था। हिंदुओं के किसी लीडर को सरकार ने, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था अंग्रेज़ों ने। गांधी जी को माना था उन्होंने सारे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव, और मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेटिव।
मुसलमानों का कहना था कि इतना कत्लेआम हुआ है मुसलमानों का, इतना मारे गए हैं मुसलमान कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो एक भी मुसलमान नहीं बचेगा, ये मार देंगे। इसलिए हिंदुस्तान को आज़ाद करने से पहले मुसलमानों के इलाकों को आज़ाद करो। पहले मुसलमान आज़ाद हो जाएंगे तो हिंदुओं के इससे बच जाएंगे, नहीं तो ये हमें ऐसे ही कत्ल कर देंगे। गढ़मुक्तेश्वर पर क्या हालत हुई कि एक भी मुसलमान नहीं बचा। तो हालात बड़े ख़राब हो गए थे उस समय। हम तो सरकारी मुलाजिम थे, तो उस सब का वातावरण का असर 1947 में आके हुआ। इसकी रूपरेखा 46 में ही बन गई थी कि जिन इलाकों में मुसलमान बाहुल्य है उनको स्वतंत्र अलग कर दो, और जहाँ हिंदू बाहुल्य है यानी अदर मुसलमानों के अदर हैं वो अलग कर दो। जब पार्टीशन के समय जो आबादियों का तबादला शुरू होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आने का, और जो मारकाट शुरू होती है, क्या उसी समय शुरू हो जाती है? तो आपने कोई मंजर देखे उस तरह के? दिल्ली के क्या हालात थे उस वक्त? मारकाट शुरू हुई है डिवीज़न होने के बाद। गांधी जी का जो सपना था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, फेल। गांधी जी कहते थे कि अपनी स्वेच्छा पर ये छोड़ दिया जाए, पॉपुलेशन चेंज होने पर, कि जो लोग अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं जाएं, जो नहीं जाना चाहते ना आएं। ऐसे पाकिस्तान में कर दो कि जो इच्छा से आना चाहें वो आएँ, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि कोई आदमी अपनी जन्मभूमि छोड़ना नहीं चाहता, ये आदमी की वीकनेस है, इसलिए ये काम नहीं होगा सारा का सारा। लेकिन हिंदू लीडर कहते थे कि पॉपुलेशन एक्सचेंज कर दो। नेहरू जी भी यही कहते थे कि नहीं, हम एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन नहीं करेंगे, जो अपनी इच्छा से जाना चाहें वो जाएं, जो अपनी इच्छा से आना चाहें। तो ये सपना बिल्कुल फेल हो गया, लोगों को मजबूरी भागना पड़ा, कोई अपनी इच्छा से नहीं गया। पाकिस्तान में तो इतना कर दिया कि एक भी हिंदू को नहीं रहने देंगे पाकिस्तान में। तो जो गाड़ियाँ आती थी पाकिस्तान से, ये हुआ है 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त से पहले कोई नहीं हुआ। 15 अगस्त से पहले तो जो लोग ऐसे थे कि वहाँ ख़तरा था उनको कि पंजाब में मुसलमान बहुत हैं, तो वो लोग जो आए थे वो तो अपना सारा सामान वामान ले करके और सब कुछ ले करके बड़ी उत्साह थे। लेकिन बहुत कम लोग थे ऐसे कि जो अपना घर छोड़ के आए। ज़्यादातर ये लाहौर के आसपास के लोग जो थे, या जो फ्रंटियर में जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उधर अफ़गानिस्तान और इधर ये पाकिस्तान के बीच में वो गिर गया था, तो उन लोगों को ये था कि पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया, अगर उन्होंने सरकार ने अलग अलग कर दिया। अभी तो ये हुआ है कि सिर्फ नक्शा ही नक्शा बना है, तो हमें ये मुसलमान इधर उधर के लूट लेंगे। तो वो लोग भी बहुत सारे जो गैर इलाके के लोग थे हिंदुस्तान में पहले आ गए थे। सिख भी थे उसमें, हिंदुओं में थे, लेकिन कम लोग थे, बाकी तो अपने अपने इलाके में थे कि देखें पर। तो जब वो ब्रिटिश असेंबली ने पास किया, वहाँ 14 तारीख को उन्होंने कह दिया कि 14 तारीख को पाकिस्तान को उन इलाकों को स्वतंत्र कर दो जहाँ मुस्लिम असेंबलियाँ हैं, और उस इलाके का नाम उन्होंने पाकिस्तान कर दिया। जो मुस्लिम लीडर थे जिन्ना और लियाकत अली ने उसका नाम कर दिया ये पाकिस्तान। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान को फ्री कर दिया, ताकि 15 अगस्त को ऐसा हो कि ये हिंदुस्तान फ्री हो गया तो ये पाकिस्तान मुसलमानों को नहीं जीने देगा, ये तो हड़प कर जाएगा सबको। तो अंग्रेज़ ने कहा कि मुसलमानों की रक्षा करने के लिए 14 अगस्त को, और 14 अगस्त को जैसे ही पाकिस्तान बना उन्होंने मार काट शुरू कर दें। हिंदुओं को बिल्कुल लूटने के लिए उनके घरों को ज़्यादा सामान भी नहीं उठाने दिया। जो भी आए कोई सामान लेके नहीं आया, सब लूटे पिटे आए। जो पहले निकल आए थे 1-2% या 3%, वो अपना सामान लेके आ गए थे, और उसके बाद तो उन्होंने सामान उठाने भी नहीं दिया घरों के अंदर से। मारो काटो। और रेल में भी ये होता था कि हालांकि ये कर दिया था उन्होंने कि हिंदुस्तानी सिपाही वहाँ से हिंदुस्तान की फ़ौज रहती थी, वो उनकी रक्षा करके लाती थी, लेकिन फ़ौज कितनी रक्षा करती? एक गाड़ी की रक्षा करने के लिए 15 आदमी 20 आदमी लगा दिए, और वहाँ 1000 हमला कर रहे हैं, तो गाड़ियों में से भी लाशें उतरती थीं, आदमियों को गाड़ियों में काट देते थे। औरतों के स्तन कटे हुए आते थे सारे के सारे, औरतों के कपड़े फाड़ देते थे। तो ऐसा दृश्य था उस समय। सबसे बड़ा कैंप किंग्सवे कैंप में था, वहाँ लाखों आदमी पंजाब से आ रहे थे। तो यहाँ मुसलमान जो भाग रहे थे यहाँ से, लाल कुआं
और तुर्कमान दरवाज़ा। तो यहाँ मुसलमानों को मारना शुरू किया। दुकानें लूट लूट करके उनका सामान जो था वो वहाँ पहुँचा दिया जाता था। तो ऐसा दृश्य जिसको सुन कर के भी अभी लोगों ने बहुत सारी इस पर फिल्में वगैरह बनाई हैं, आदमी का दिल कांप जाता है। कितने लोगों का कत्ल हुआ, कोई गिन नहीं सकता उनका। हिंदुस्तान की तरफ से जो लोग गए, तो यहाँ कत्ल तो हुए बहुत सारे, लेकिन उतने नहीं हुए जितने वहाँ पाकिस्तान में मुसलमानों ने किए। मुसलमानों ने तो ऐसा कर दिया कि कोई गाड़ी ऐसी आती नहीं थी जिसमें लाशें या वो ना आए था। तो उनको जब जाके देखते थे तो लाशें वाशें तो भेज कर देते थे। लेकिन वो लोग बेचारे लूटे फिटे थे, उनके पास तो खाने का पैसा भी नहीं था। तो रोटियां तक इकट्ठी करके वही एक एक घर से 8-8 रोटी इकट्ठी करो, इलाके बांध दिए थे कि मुल्तान, जहाँ मुल्तान वालों का कैंप लगा हुआ है वहाँ लोधी रोड के आदमी रोटी पहुँचाएँगे। जहाँ सिंध वालों का कैंप लगा हुआ है वहाँ फला सीताराम बाज़ार के लोग रोटी पहुँचाएँगे। जहाँ लाहौर वालों का कैंप लगा हुआ है, लाहौर से जो आ रहे हैं उनको ये, तो इलाके दिल्ली के बांट दिए थे कि वहाँ से कौन कौन आदमी किस किस इलाके में सेवा करेगा। लेकिन फिर भी वो लोग इतने पाकिस्तान से आए थे, इतने आए थे, लाखों की तादाद थी उनके, कि गिना भी नहीं जा रहा था उनको। तो ऐसी हालत थी वहाँ। खैर बाद में तो ये हुआ भाई, उनके पास जो कागज़ लेके आए थे उनको देख करके कि पाकिस्तान में कितनी, एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई, रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री बनाई। उस रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ी जो भारत के साथ गद्दारी की, क्योंकि वो नेहरू जी कहते थे कि जो मुसलमान भाग गए हैं ज़बरदस्ती, वो अगर वापस आना चाहें तो हम उनकी संपत्ति उनको दे देंगे। जबकि पाकिस्तान ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि जो हिंदू अपने जगह लौट कर आना चाहें। वहाँ से जो जिनकी संपत्तियाँ लुट गई। बड़े बड़े अमीर लोग थे, जब यहाँ हिंदुस्तान में आए तो फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं बेचारे, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं। तो नेहरू जी ने अनाउंस किया थोड़े दिनों बाद ही। अब ये लोग कैंप वाले थे, इनको देखा जहाँ जहाँ संपदा थी, जिनके पास कुछ कागज़ मिल गए थे ऐसे कि कुछ संपदा के, तो उनको कहा आपके पास 4 एकड़ ज़मीन थी, आपको मैनपुरी में अलीगढ़ के पास ज़मीन अलॉट की जाती हैं, आप वहाँ चले जाइए। आपको मेरठ में ज़मीन दी जाती हैं। और जो बेचारे कागज़ वागज़ नहीं ला सके थे वो तो बेचारे वहीं पड़े रहे, दिल्ली में ही, दिल्ली के आसपास गाँवों में पड़े रहे, या यहाँ कुरुक्षेत्र में ही, चूँकि यहाँ भी कैंप लगा हुआ था, यहाँ कुरुक्षेत्र के आसपास रह गए गाँवों में जो गरीब लोग थे जिनके पास कागज़ नहीं ला सके थे। तो इनको बसाने के लिए बड़ी तेज़ी से काम हुआ, सारा काम। लेकिन उस बसाने के साथ साथ ये जो नेहरू जी का अनाउंसमेंट थी कि जो पाकिस्तान से लौट करके आएंगे हम उनकी ज़मीन उनको रेस्टोर कर देंगे। तो ऐसी हालत ख़राब थी। खैर हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हमें गवर्नमेंट में सर्विस भी करनी थी अपनी, और इधर ये काम भी करना था, सेवा का दोनों काम करते थे। चीफ इंजीनियर के दफ्तर में हमारा दफ्तर था। तो ऐसा हृदय विदारक दृश्य था जिस पर अब जो बनाई गई हैं फिल्में। अब ये टिब्बा टोक सिंह जो बनाया है इसने, टेक सिंह, सादत हसन मंटो ने, और एक कहानी लिखी है खोल दे। वो ऐसी है कि उस कहानी को पढ़ने के बाद ही, टिब्बा टोक सिंह का तो खैर वो मंचन भी हो गया है और उसके आधार पे एक फ़िल्म भी बन गई है, लेकिन कहानी जो है खोल दे, बड़ी, उसको पढ़ने के बाद ही हृदय विदारक हो जाता है कि एक आदमी वहाँ से आया ढूंढने के लिए। नेहरू जी ने अनाउंस कर दिया कि जो हिंदुस्तान में आना चाहे मुसलमान लौट के आ सकते हैं, उनकी संपत्तियाँ खाली करा के भी दे दी जाएंगी। मस्जिदों में जो लोग आकर के बैठ गए थे पंजाब से, तो नेहरू जी का आज्ञा हो गया तो मस्जिदें खाली करा के मुसलमानों को वापस दें। पाकिस्तान में कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई कि जो लोग लौट के आना चाहें उनकी ज़मीनें उनको दे दी जाएंगी। ये बात ज़रूर हुई कि बाद में इन्होंने यहाँ से हिंदुस्तान से आदमी भेजे कि जो पाकिस्तान में, जिसने कहा कि हम वहाँ रहते थे, हमारी ज़मीन थी वहाँ, तो वहाँ से कागज़ लेके आओ उनकी वाकई ज़मीन थी या क्लेम झूठा है। तो वहाँ वेरीफाई करने के लिए जाते थे। हम कागज़ नहीं ला सके उस समय, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वेरीफाई करो। अगर वेरीफाई हो गया तो उनको ज़मीनें दे दी बसाने के लिए। एक सबसे बड़ी बात जो अच्छी हुई, उसको हम मतलब बड़ा मेरिट कहते हैं,
कि ये लोग जो पंजाब से आए थे ये अपने आप को शरणार्थी नहीं कहलाना चाहते थे। सबसे पहला आंदोलन इन्होंने चलाया कि हमें पुरुषार्थी कहो, हमें ज़मीन दे दो, हम उस ज़मीन में से मिट्टी में से सोना उगा देंगे। तो आज हिंदुस्तान में बड़े बड़े मार्केट पंजाबियों के बनाए हुए हैं इन्होंने, बड़े बड़े मार्केट कानपुर में, मेरठ में जो मार्केट हैं वो देखो किसके हैं। ये मार्केट लाला लाजपत राय मार्केट, इतना बड़ा मार्केट बना दिया। तो पंजाबियों में ये थी कि इन्होंने हौसला नहीं हारा। हालांकि ये इस बात से बड़े नाराज़ थे कि नेहरू जी ने ये कह दिया हमारे मकानों को तो मुसलमानों ने वहाँ घेर लिया और हमारी संपत्ति भी लूट ली, और यहाँ जिन मकानों को हमने आके घेरा था इन्होंने कह दिया मुसलमान वापस आ जाएँ तो उन्हें दे दी जाएगी। तो हमें फिर से इन्होंने शरणार्थी बना दिया दोबारा, लेकिन फिर भी वो दोबारा संभल करके खूब बच गए। तो उस समय का हृदय जो है, उस समय की दृश्य याद करके या उस समय की कहानियाँ पढ़ते हुए आदमी का हृदय कांपने लगता है, रोने लगते हैं, ऐसी हालत थी उस समय। बिल्कुल गुरुजी, भगवान ना करे कि दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा वक्त दोबारा आए। तो ये जो घटना है ये तो दुनिया की ऐसी घटना है कि संसार जब इसको घटना को याद करता है तो सारा संसार कांपने लगता है बड़ा। तो हम 19 साल के थे जब ये हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। तो 19 साल की एज में भी बहुत काम किया, बहुत भाग दौड़ किया हमने। और 42 के मूवमेंट पे तो हम बहुत ही छोटे 14 साल के थे।